हाँ जी बच्चा, मिसलेनियस के डाउट स्ट्रेट लाइन के, किसी का एग्जाम्पल में डाउट है कोई? कौन से वाला एग्जाम्पल है बच्चा? फर्स्ट एग्जाम्पल जो, देखो जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें इफ द लाइन्स 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तीन लाइन्स हमारे पास गिवन है और कंकरेंट गिवन है। कंकरेंट का मतलब क्या होगा? देखो अपने पास यहां पर जो क्वेश्चन है उसको एक बार मैं लिख देता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर 20 है मेरे पास, ये लास्ट ईयर का एडिशन है इस बुक का। इसमें बोला है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो भाई दो चीजें हैं, अगर हमारे पास ये कंकरेंट है, कंकरेंट का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट से पास कर रही है ना, एक पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब इन तीनों लाइंस की इक्वेशंस को एक सर्टेन पॉइंट होगा जो सेटिस्फाई कर रहा होगा। पहली बात तो सीधा सा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला ही ये गया है इफ द लाइंस आर कंकरेंट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं तो भी तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। अब मेन कहानी कहा थी, मुझे साइमल्टेनियसली तीनों को सॉल्व करने की जरूरत है। मेरे पास अगर ये बोला गया है ऑल द थ्री लाइंस आर कंकरेंट, इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो मैं अगर किन्हीं दो लाइंस को सॉल्व कर दूं तो हमारा कॉमन पॉइंट आ जाएगा, और वही पॉइंट इस तीसरी लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल बात ठीक है। अब अपने पास यहां इक्वेशंस देखो, 2x प्लस वाई माइनस 3, हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 3 या इक्वल्स टू 3 कर दूं मैं उसे, और एक इक्वेशन क्या बचा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन है, ऐड कर देते हैं, 5x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई 1, किसी भी इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो क्या आएगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ये कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया है जो इस पॉइंट पे है ना, इनका एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। एंड सिंस ऑल द थ्री लाइंस आर कंकरेंट, तो इसका मतलब यही पॉइंट इस तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो अपनी इक्वेशन है तीसरी वाली, जो हमने ये बीच वाली यूज नहीं करी, इसके अंदर x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। करो जरा, 5 इंटू 1 प्लस k टाइम्स 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो कितना निकला? 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2, k की वैल्यू क्या निकल गई है? -2। आंसर। किसी को दिक्कत? ठीक है ना बच्चा, समझ में आ गया? ये वाला सिंपल क्वेश्चन था, समझ नहीं आया? देखो मेरी बात सुनो बेटा, अगर जो बोला गया है कि हमारे पास कोई तीन लाइंस है और वो कंकरेंट है, अगर तीन लाइंस कंकरेंट हैं तो एक ही पॉइंट से पास होने वाली तीनों लाइंस होती हैं, है ना, तो भी कंकरेंट होंगी। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, मतलब तीन इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन इसकी गिवन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशंस गिवन है कि नहीं? और एक तीसरी और लाइन है हमारे पास, तीसरी लाइन की इक्वेशन है ये वाली, ये इसकी इक्वेशन क्या गिवन है? 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डन। मुझे इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ, 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा था। अगर दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस हैं, उनको अगर मैं आपस में सॉल्व कर लूं, चाहे एलिमिनेशन लगाऊं, सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊं, मेरे मर्जी है, मेरा मेथड है वो, तो मैं जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करके ये कॉमन पॉइंट निकाल सकता हूं। क्योंकि दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करते हैं तो आता क्या है रिजल्ट? हमेशा वही पॉइंट आता है, कॉमन पॉइंट, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा ही होता है कि नहीं? अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस को कभी सॉल्व करते हैं तो एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा हमारा, और इसी पॉइंट पे से ये थर्ड लाइन जा रही है। तो अगर वो पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और इस लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास k की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं? तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू 1 1 आई, वो यहां सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास रिस्पेक्टिवली y की, अपने k की वैल्यू आ गई। ठीक बात है। नेक्स्ट बताओ बच्चा, नेक्स्ट कोई एग्जांपल है? 22nd एग्जांपल देखो, 22nd एग्जांपल में हमारे पास क्या बोला गया बच्चा? Assuming that straight lines work as a plane mirror for a point, क्या बोला गया है? एक स्ट्रेट लाइन है, वो प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है फॉर अ पॉइंट। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2 इन द इक्वेशन। देखो बच्चे, हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 22 के अंदर है,
क्या बोला गया है कि मान लेते हैं ऐसे ही एक बार ग्राफ बना लेते हैं। यहां कोई एक लाइन जा रही है, मैं रैंडम इक्वेशन बना रहा हूं, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं, मतलब जो मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसकी मैं एग्जैक्ट लाइन नहीं बना रहा हूं, ऐसे रैंडम बना रहा हूं। तो मान लो कोई हमारे पास एक लाइन है ऐसे। अब इन्होंने क्या बोला, ये जो लाइन है इट एक्ट्स लाइक अ प्लेन मिरर फॉर द पॉइंट 1, 2। अगर हमारे पास एक पॉइंट है 1, 2, तो उस पॉइंट के लिए ये प्लेन मिरर की तरह अगर काम कर रही है, मान लो हमारे पास 1, 2 किसी भी जगह पे अज्यूम कर लो यहां कहीं है, मान लो 1, 2 एक पॉइंट है और ये लाइन जो है ये प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है। प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्या होता है? प्लेन मिरर का कंसेप्ट होता है जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा सेम उतने ही डिस्टेंस पे इमेज रहेगी, यही होता है। तो अगर मेरे पास P यहां पर है इस डायग्राम के अंदर, तो जितने डिस्टेंस पर ये P है सेम उतने ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। बिल्कुल ठीक है, किसी को इस बात से परेशानी है? तो इन्होंने हमारे पास क्वेश्चन में बोला क्या है, वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। हमें इस पॉइंट की P डैश नाम रख लेते हैं, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे सोच के देखो जरा। हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये पॉइंट यहां है और इसकी इमेज यहां है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये मिरर की तरह काम कर रहा है, तो ये नॉर्मल की तरह करके ये 90 डिग्री पे होगा ऑब्वियसली इसके ऊपर। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस पीपी डैश का स्लोप होना चाहिए कि नहीं? अपने को पता है अगर दो लाइन से एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है कि नहीं? तो मैं अगर इस लाइन से स्लोप निकालूं तो उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल इस रेड वाली लाइन का होना चाहिए। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकल सकती है। अब उस पॉइंट स्लोप फॉर्म से अगर इक्वेशन निकालता भी हूं मैं, मान लो, तो एच और के कैसे निकालें? वो तो इक्वेशन निकली हमारे पास एक डिस्टेंस वाले से। कैसे? इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो यहां पर लाई करेगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस ऑफ इमेज है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं तो जो ये वाला हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यूज निकल जाएंगी। कितनी निकलेंगी देखो जरा, इसका निकलेंगी वैल्यू h प्लस 1/2 और k प्लस 2/2। ये वैल्यूज निकलेंगी बच्चे इस पॉइंट की, और ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी क्योंकि ये जो लाइन है उस पर ये पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं। आएंगी कि नहीं? पक्का? तो अपने पास कंडीशन समझो एक बारी, हम कर क्या रहे हैं, वापस से मैं एक बारी रिकैप दे रहा हूं टॉपिक में। टॉपिक नहीं, बेसिकली इस क्वेश्चन का हमारे पास गिवन क्या था, एक पॉइंट था जो कि इस लाइन के एक साइड में है और ये लाइन इसके लिए मिरर इमेज की तरह काम, मिरर की तरह काम करी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल यहां बनी, बिल्कुल जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पर इमेज। कोऑर्डिनेट आ गए इमेज के एच और के, तो इस और इस कोऑर्डिनेट को यूज करके पी और पी डैश से मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये तो नॉर्मल बात है, किसी लाइन के ऊपर अगर कोई कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होने चाहिए। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे पास, मैं एक काम करता हूं, मैं पहले एक यही का इस इन कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। x की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा, h प्लस 1/2 माइनस 3 टाइम्स k प्लस 2/2। यही होगा, यही होगा। हाँ जी, किसी को दिक्कत? यही रहता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई हो सके कर लेते हैं। एलसीएम आ गया 2 हमारे पास, h प्लस 1 माइनस 3k माइनस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यही आएगा एलसीएम लेके, h माइनस 3k, ये कितना बन रहा है बच्चा, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 6 इज 3। तो मेरे पास h और k के अंदर एक सीधी सी इक्वेशन मिल गई कि नहीं? मिल गई, एक बन गई। अब दो वेरिएबल्स हैं तो दो कंडीशंस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशंस कहां से निकालता हूं मैं?
इस जो लाइन से स्लोप निकाल लूं, अगर मैं इस लाइन से, मैं ब्लू वाली लाइन से अपनी से स्लोप निकालूं, कैसे निकालूं? स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा ब्लू वाली लाइन के लिए? क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ बी विद नेगेटिव साइन। कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है? 1 है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1। और कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? -3। नेगेटिव -3 दैट इज 1/3। ये बात समझ में आई है? जिसको लग रहा है कि ये कहां से आया था, तो हमने क्या किया था? -3y इज इक्वल टू -x -4 और y इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स x माइनस माइनस उधर जाएगा तो फिर ये प्लस हो गए 4/3, ऐसे आया था। और y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके स्लोप की वैल्यू 1/3, या हमने डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दिया, या इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। ये स्लोप आ गया। अब जब ये जो स्लोप की वैल्यू आई है, इसका जो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, इस रेड वाली लाइन का स्लोप आएगा। तो रेड वाली लाइन का हमारे पास स्लोप क्या आएगा? इस लाइन का स्लोप मेरे पास मिल गया है m इज इक्वल टू -3। डन है। रेसिप्रोकल किया और नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया, इसी तरीके से निकलेगा कि नहीं? तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होके हमारे पास उसका स्लोप आ गया। अब स्लोप आ गया है, पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन लगाओ एक बार। हाँ जी, बना बचा? देखो जरा, बन गया। इक्वेशन क्या बनी बताओ जरा? पॉइंट स्लोप फॉर्म के अकॉर्डिंगली हमारे पास पॉइंट हमारे पास गिवन था 1,2, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m कितना है बचा? -3 इंटू x माइनस 1, यही था। किसी को दिक्कत है? पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है बच्चों तुम्हें? पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। स्लोप की वैल्यू हमने अभी निकाली है, x1 और y1 के जो वैल्यूज थे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ये x1 और y1 क्यों है? क्योंकि यहां से ये पॉइंट गिवन था अपना, तो उस कोऑर्डिनेट को यूज किया तो हमारे पास आया y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x प्लस 3 और y प्लस 3x इज इक्वल टू 5। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो अपने पास पॉइंट है जो h कॉमा के, वो इस रेड लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं? तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस रेड लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना सबको, कि जो पॉइंट हमारे पास किसी लाइन पर लाई करता है तो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने अभी अभी इक्वेशन क्या बनाई है? y प्लस 3x इज इक्वल टू 5। तो y जो y की वैल्यू है, y की जगह में क्या पुट कर देता हूं? h। x की जगह पे क्या डाल दूं? k इज इक्वल टू 5। लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसे कर सकता हूं। हमारे पास एक इक्वेशन कौन सी थी अभी? h माइनस 3k इज इक्वल टू -3, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर सकते हो, करो, इन्हें ऐड कर दो। 2h इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू निकल गई 1, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। 1 माइनस 3k इज इक्वल टू -3 और -3k इज इक्वल टू -4। k की वैल्यू कितनी निकल गई है? 4/3। यही आंसर, क्रॉस चेक कर लेना। हाँ जी, गलत है कहीं देखो कैलकुलेशंस में चेक करो कहां गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? देखो मैं बताता हूं, मैं इतना श्योर क्यों था कि सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक निकल सकती है और कोई तरीका ही नहीं है गड़बड़ में। हमारे पास हम सिंपल एक कंसेप्ट लगा रहे हैं। मैं हर बार एक टॉपिक समझाता चल रहा हूं, एक बात बताता चल रहा हूं। अगर लॉजिकली हम इनकरेक्ट नहीं होंगे तो बात ही नहीं बन सकती कि भाई हमारा आंसर गलत हो, अनटिल और अनलेस हमने कोई बेवकूफ वाली हरकत ना करी हो। और यहां बेवकूफ वाली हरकत मैंने क्या करी है? जब मैंने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, मैंने y में h डाल दिया, x में k डाल दिया, जबकि h और k उल्टे थे। h x के अंदर और k y के अंदर नहीं डलना था, इसी करके हमारा आंसर गलत आया। समझ में आई ये बात? सब ठीक चल रहा था, सॉरी, सब ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। सुनो जरा, आओ। तो यहां पे हमें क्या करना है बच्चे? जो अपने पास ये इक्वेशन फॉर्म हुई है, यही इक्वेशन इस p डैश के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके अंदर h और k की वैल्यू डालो। h किसकी जगह सब्स्टिट्यूट होगा बच्चे? x की जगह। k किसकी जगह होगा? y की जगह। तो k प्लस 3h इज इक्वल टू 5। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, और एक और h और k के अंदर कौन सी बनी थी? h माइनस 3k इज इक्वल टू -3 बनी थी कि नहीं? इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अब तरीका तुम्हारा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास का सीधा सा टॉपिक है। कैसे सॉल्व करना है तुम देखो, करो इसे। -3k प्लस h इज इक्वल टू -3। क्या करें इसे?
पूरी इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, -9k प्लस 3h इज इक्वल टू -9 बनाइए, और ऊपर क्या है, k प्लस 3h इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को, ये कैंसिल आउट हो गया, वो बन गया -10k इज इक्वल टू -14, k इज इक्वल टू 7/5। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो h की वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व करना जरा, h की वैल्यू क्या निकल रही है बच्चा, 6/5। क्लियर है बच्चा, किसी को दिक्कत है इसमें? कोई बच्चा ऐसा है जिसको कंसेप्ट समझ नहीं आया? कंसेप्ट वाइज क्लियर है, ठीक है ना? नेक्स्ट बताओ अब कौन सा एक्सरसाइज का स्टार्ट करें? एग्जाम्पल में और डाउट है? बोलो। 23rd एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर 23rd में क्या है बच्चा, एग्जाम्पल नंबर 23rd है, वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y is equal to m2x plus c2 and x is equal to 0 is area given है c1 minus c2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2। यह हमें प्रूफ करना है बच्चा। मुझे क्या करना है, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा प्रूफ करना है। कैसे करूं मैं? मेरे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर एरिया कैसे निकालूं मैं? तुम्हें याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ठीक है, हमारे पास अगर एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हों तो 3 वर्टेक्स होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 10th क्लास का फॉर्मूला था हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 वाला। याद है, लंबा सा फॉर्मूला था जो पूरा, तो वो लगा सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहां है, यहां मैं सॉल्व कैसे करूं? अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने भी हो, मैं इनको सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं? कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल मैं बनाऊं, पहले एक बात बताओ बेटा, x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सेस, सीधा सा x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो जो अपने पास एक इक्वेशन है, इसकी तो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, बाकियों की क्या करूं? मेरे को नहीं पता वो कहां आएंगी, तो मैं एक काम करता हूं, मैं रैंडम लाइंस ड्रॉ कर दूं कहीं पे। अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कहीं रैंडम लाइंस ऐसे ही कोई भी ड्रॉ कर दी, बना दिया। मेरे को नहीं पता वो ठीक है गलत है, जो भी होंगी। अगर गलत होंगी तो इस साइड उस साइड कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही रही होंगी, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल फॉर्म होना है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तो मैंडेटरी है, पैरेलल होती तो ट्रायंगल नहीं बनता। ये बात समझ रहे हो? तो अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट तीनों हमारे पास, अगर ये वाला और ये वाला पॉइंट मिल जाए मुझे, तो इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत? अब कहानी है मैं तीनों पॉइंट्स निकालूं कैसे? क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो क्या दिक्कत है, नंबर के बिना निकाल देते हैं। कांस्टेंट गिवन है, उसके टर्म्स में निकल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इनका नाम रख लेते हैं। पहली वाली ये जो वाली इक्वेशन है, इसका नाम क्या है? y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाली का नाम क्या है? y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अब एक बात बताओ जरा, हाँ, एक का नाम c1 और एक का c2। अब एक बात बताओ पहले, अगर यहां पर गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, यहां पे ये c1 क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे? यहां पे याद करो जरा, ये c1 क्या रिप्रेजेंट करता है ना? ये जो c1 है ये तो ऑलरेडी y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है। तो जिस इक्वेशन का मैं पॉइंट मान रहा हूं, मतलब वो इस पॉइंट तो हमारे को वो लाइन खुद ही बता रही है कि नहीं, कि मेरे पास अगर y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे काटती है, किस पॉइंट पे उसे इंटरसेक्ट करती है, वही होता है ये। तो c1 की वैल्यू यहां पे सीधा आ गया कि नहीं? अगर हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस c1 है, मैंने इसको c1 मान लिया। दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना ओरिजिन से? c2। अब मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मैं यहां पे इसको 0,c2 लिख सकता हूं। c1 c2 की वैल्यू होगी, अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। और तुम टू प्रूफ में भी देखोगे तो मॉड वगैरह लगा हुआ, मतलब हम प्लस माइनस को तो मैनेज कर ही सकते हैं। क्लियर बात है ये?
अब कहानी आती है इस तीसरे पॉइंट की। दो कोऑर्डिनेट्स तो सीधा सीधा मिल गए, तीसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालो? एक काम करते हैं ना, दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल से सॉल्व करें। इस y की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, x1 x की वैल्यू निकल जाएगी, उस x की वैल्यू से y निकाल लेंगे। देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू थी m1x प्लस c1, और उस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये किसके इक्वल हुआ? m2x प्लस c2। x वाले एक साइड किए तो क्या आया? m1 माइनस m2 इज इक्वल टू c2 माइनस c1। x इज इक्वल टू c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2। ठीक बात है, किसी को दिक्कत? अब ये x की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू मैं किसी y के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। y इज इक्वल टू m1 टाइम्स c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 प्लस c1। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। तो यहां से बच्चे क्या करो, अब y की वैल्यू निकाल लो। y इज इक्वल टू m1 टाइम्स c2 माइनस c1, ब्रैकेट ओपन ही कर लेते हैं, m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बच्चे कैलकुलेशंस चेक करते रहना। एलसीएम लिया बेटा, मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट ओपन किया, m1 माइनस m2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेके डायरेक्टली। कौन से वाले पे? ये वाला पार्ट, ये वाला मैंने ऐड नहीं किया है। मैंने क्या किया है बेटा, दो इक्वेशंस थी, y की वैल्यू जो निकली है वो दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट किया है ना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, सिंपल। बात समझ में आ गई? तो यहां से मैं y की वैल्यू जो निकाल रहा हूं, क्या निकल रहा है? m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? अब एक बात बताओ, y की वैल्यू निकल गई है, x की वैल्यू निकल गई है, अब तो सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना रह गया कि नहीं? हाँ जी। अब हमारे पास ये पॉइंट भी आ गया। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आ रही है समझने में? तो हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। वो दिखने में सुंदर नहीं है, उठपटांग से दिख रहे हैं, तो हमारा टू प्रूफ कौन सा सुंदर है? वो भी तो उसी तरीके का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा कि नहीं सीधा? अगर ये मेरे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो टू प्रूफ है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। किसी को दिक्कत है इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट बताओ बच्चा। इसी के साथ एग्जांपल्स 24th है, 24th एग्जांपल। 24th एग्जांपल अपने पास क्या है बच्चा? देखो, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस। एग्जांपल नंबर 24। A line is such that its segment between the line 5x minus y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at the point 1,5. Obtain its equation. क्या बोला गया बेटा? A line is such that its सेगमेंट बिटवीन द लाइन्स। सेगमेंट बिटवीन द लाइन समझ में आता क्या होगा? अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं, दो लाइंस गिवन है, मान लेते हैं, फिर एक रफ ऐसे मैं ग्राफ बना देता हूं। मान लो हमारे पास ये एक लाइन है जो किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक और हमारे पास कोई रैंडम लाइन है जो ये, मतलब मान लेते हैं ये किसी एक इक्वेशन को, ये किसी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इनके बीच में एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन क्या है? ये इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? इन्होंने क्या बोला है? अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बेटा? जो बीच वाला पार्ट होता है, ये सेगमेंट है। अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द टू लाइंस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास, या थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसे, मान लो ये पॉइंट क्या है? 1,5। और ये पॉइंट क्या है? ये बाइसेक्टर, इस पूरी लाइन का बाइसेक्टर है ना? ये बात समझ में आ रही है?
तो अगर यहां पर ऊपर वाले में मान लो मैं कोऑर्डिनेट x1 y1, इस वाले में कोऑर्डिनेट x2 y2 मैं मान लूं, तो x1 प्लस x2 बाई टू इज इक्वल टू 1, y1 प्लस y2 बाई टू इज इक्वल टू 5 होना चाहिए कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? ये बात समझ में आई है? क्योंकि जो ये दो बाइसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे, उनके बीच वाला जो सेगमेंट है ये उसका मिड पॉइंट था। अब एक बात बताओ, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, वेरिएबल्स कितने हैं टोटल? चार इक्वेशन चाहिए, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। अब एक बात बताओ, ये x1 y1 इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो x1 y1 का वहां से रिलेशन आ जाएगा। अगर मान लो ये वाली मेरी लाइन, कोई भी एक नाम रख लेते हैं इसका, हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है? 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में मैं x1 और y1 लिख लूं तो जस्टिफाइड है कि नहीं? सिमिलरली जो ये दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं x2 y2 लिख लूं तो जस्टिफाइड है? किसी बच्चे को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। चार इक्वेशंस, चार वेरिएबल, अब सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हैं, पंगे ले सकते हो चीजों के साथ, सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व करेंगे x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज आ गई तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के मैं इस सेगमेंट की इक्वेशन निकाल दूंगा। क्लियर बात है? पक्का समझ में आया सबको? अटेम्प्ट करके देखना, नहीं आएगा तो मैं फिर डाउट ले लूंगा इसका। ठीक बात है? हाँ जी बच्चा, जो अपने पास मिसलेनियस एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन की, इसके डाउट्स बताओ बच्चे। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k माइनस 3x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर y k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस। भाई अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती थी? जरा बताना, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होता है? अगर हम कभी भी कोई एक इक्वेशन बनाते हैं, जब हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करी थी तो सबसे हमने ऐसे ही करा था, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होता है? जो x की वैल्यू है वो कांस्टेंट चलेगी और वहां पर y की वैल्यू क्या चलती है? 0। y का तो कोफिशिएंट होना ही नहीं चाहिए ना उस इक्वेशन में। x इज इक्वल टू a और x माइनस a इज इक्वल टू 0, या मैं इसे ऐसे लिख दूं, x प्लस 0y माइनस a इज इक्वल टू 0। किसी को दिक्कत? लिख सकता हूं। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0। तो हम एक काम करते हैं ना, जो अपने पास क्वेश्चन के अंदर, अब देखना y का कोफिशिएंट क्या गिवन है अपने पास, जो इक्वेशन है y का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ, ये ना माइनस ऑफ 4 माइनस के स्क्वायर, इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। माइनस ऑफ 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। पहला पार्ट खत्म। किसी को दिक्कत? आंसर क्रॉस चेक करते रहना बेटा, कहीं गलत होता है कुछ कैलकुलेशन वगैरह में तो देख लेंगे। फिर है पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस में क्या होगा? x कोफिशिएंट ऑफ x 0 होना चाहिए, तो k माइनस 3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 3 निकल जाएगी इस केस में। कोई दिक्कत बच्चा किसी को? ठीक बात है। फिर है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, x और y की 0 0 वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट कर दो। इफ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन इट मस्ट सेटिस्फाई कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करके पूरा सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 डालोगे ये टर्म 0, y की वैल्यू 0 डालोगे ये टर्म 0, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बना। यही होना चाहिए। और ये अगर पूरी वैल्यू 0 होनी चाहिए तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तुम्हें, यहां से k की वैल्यू निकाल लोगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए हो गया। किसी को दिक्कत? x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 करके डायरेक्ट वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है बच्चे? आरुष बच्चा समझ में आया? हाँ जी सबको? नेक्स्ट बताओ बच्चा। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट्स। क्या बोला है बेटा? पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। पॉइंट्स ऑन y एक्सिस है मतलब पहली बात तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, और डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, तो एक बात करते हैं, इस डिस्टेंस कितना गिवन है? 4। इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा बच्चा? 4x प्लस 3y
इज इक्वल टू 12 या -12 इज इक्वल टू 0 बनेगा कि नहीं एलसीएम लेके? यही बनेगा। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या मान लो? 0, y ऐसे ही मान लेते हैं। तो मुझे इस y की वैल्यू निकालनी है एक तरह से, है ना। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही था कि नहीं? अब एक बात बताओ जरा, x1 की वैल्यू क्या है? 0, y1 की वैल्यू है y, और a और b की वैल्यू है हमारे पास, और d की वैल्यू क्या गिवन है? 4। a की वैल्यू 4 इंटू 0, वो तो खत्म ही हो गया। 3y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ गई कि नहीं? सॉल्व कर सकते हो। नीचे क्या आया? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20, तो 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 20। 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 20। y इज इक्वल टू कितना है ये? 32/3। यही आंसर, ठीक है। हाँ, मॉड में होता है ना, तो मॉड के अंदर हम क्या लेते हैं? प्लस माइनस लेंगे यहाँ पे। वो कर लोगे ना, जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस होगा, या उसको प्लस माइनस को उधर भेज दो, +4 -4 करके एक बार यहाँ -12 उधर जाके जैसे ऐड हो रहा है, तो एक बार +20 के साथ ऐड होगा, एक बार -20 के साथ होगा, तो अकॉर्डिंगली आंसर चेंज कर जाएगा। वो मॉड की वजह से हुआ सिर्फ। क्लियर बात है ये? नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में अपने पास है बच्चा, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट cos थीटा sin थीटा एंड cos phi sin phi। क्या बोला गया बेटा? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। पहली बात तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन बना दूं मैं, है कि नहीं? अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो है ही मेरे पास 0 0, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट ना लगा दूं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन? नहीं लगा दूंगा कि नहीं? पहले क्या करते हैं? पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने पास? देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं ना हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या क्या थे बच्चा? कोऑर्डिनेट्स क्या थे? देखो जरा, cos थीटा sin थीटा और cos phi sin phi, यही है ना। cos थीटा sin थीटा, cos phi sin phi, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। cos थीटा sin थीटा और cos phi sin phi। ठीक बात है। अब एक बात देखो, अगर मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म गिवन है तो मैं सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल दूं, y माइनस y1, है ना। इसको मैं x1 y1 x2 y2, और किसी को भी y1 और किसी को भी y2, किसी को भी x1 x2, यही मान सकते हैं ना। किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकता हूं मैं। तो अपने पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1, ऐसा कर लो, है ना। दिखने में देखो बहुत गंदा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा सा अपीलिंग सी इक्वेशन बनेगी, तो बनने दो, जैसा मर्जी देखी जाएगी। करो, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y टाइम्स x1 की जगह, तो मैंने क्या पुट किया है? अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे cos थीटा पुट करना है, ठीक है। ये बात ठीक है, यहाँ पे cos थीटा पुट कर दिया। अब क्या करें? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, और क्या होगा, मेहनत होगी, कर लेते हैं। cos phi माइनस cos थीटा टाइम्स y माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sin phi माइनस sin थीटा। देखो एक तो तरीका है, मैं cos c माइनस cos d लगा दूं, sin c माइनस sin d लगा दूं, है ना। उससे क्या होगा? कैलकुलेशन आसान हो सकती है। अगर करना है तो वैसे भी कर लेते हैं। करना है वैसे, मतलब समझ रहे हो क्या? जैसे अब दो दो हैं, ब्रैकेट ओपन करूंगा, 2 बार ओपन होगा। अगर मैं cos c sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d sin c माइनस d बाई 2। जब वो फॉर्मूला आएगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? सिंगल एक टर्म है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके अंदर वो θ1 प्लस θ2 बाई 2, उनके टर्म में हम फंस जाते हैं। तो जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उससे सिंप्लीफाई करने में आंसर में कोई वेरिएशंस आएंगे, आंसर फिर भी सेम ही तरीके से आएगा, ठीक। अगर सिंपल सीधा सीधा कर रहे हैं तो उसके अंदर फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा ब्रैकेट ओपन करो। y cos phi, एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, cos phi माइनस cos थीटा
टाइम्स y, और उधर से क्या आएगा, x इधर आ जाएगा, है ना। या पहले मैं एक बार ये पूरा लिख लेता हूं, साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये ठीक है बच्चा। y के साथ मैंने ब्रैकेट ओपन क्यों नहीं किया, क्योंकि y का कोफिशिएंट तो मुझे वैसे भी चाहिएगा ए बी सी बनाते हुए। ऐसे ही उस साइड जब मैंने लिखा x टाइम्स साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा बना कि नहीं, किसी को दिक्कत? साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। हाँ जी, सिंपल ब्रैकेट ओपन किया, कुछ और तो नहीं किया मैंने। अब रीअरेंज कर लेते हैं सारा, y cos थीटा साइन फाई, इस वाले को भी cos फाई cos थीटा वाले को भी हम उस साइड लेके चलते हैं। तो अपने पास क्या आ गया है, देखो बेटा हमने किया क्या, यहाँ पे मैंने पहले y के साथ मल्टीप्लाई किया cos फाई माइनस cos थीटा, तो क्या बना y टाइम्स cos फाई माइनस cos थीटा। मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं करी क्योंकि मुझे y वैसे भी अलग से लिखना ही था, क्योंकि a b c कोफिशिएंट्स चाहिए ना x y के। अब साइन को जब हमने मल्टीप्लाई किया इनके साथ तो क्या बना, देखो साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा कॉस फाई, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सेम यहाँ पे x को साइन फाई माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट लिख दिया बस, क्योंकि x का कोफिशिएंट मुझे चाहिएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन फाई कॉस थीटा इंटू साइन फाई माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं ये तो सेम सेम थी, दोनों कट गई, तो अपने पास बाकी अब रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज में क्या कर रहा हूं मैं, x साइन फाई माइनस साइन थीटा, y वाले को मैं उस साइड लेके जा रहा हूं तो क्या बन रहा है माइनस, या एक काम करते हैं इसे प्लस लिख लेते हैं, cos थीटा माइनस cos फाई लिख लिया, लिख सकता हूं, है ना। ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस साइन थीटा cos फाई उधर गया, प्लस साइन थीटा cos फाई माइनस cos थीटा साइन फाई, ऐसे ही बना। किसी को दिक्कत है इसमें, एंड इट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, किसी को इस स्टेप में प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया, ये उधर गया उठ के, तो ये cos थीटा माइनस cos फाई लिख लिया, वो नेगेटिव मैनेज कर दिया उधर जाने पे। माइनस साइन थीटा cos थीटा था, उधर जाके क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा cos फाई, उधर जाके बचा प्लस बनेगा, मैंने यहाँ प्लस नहीं लिखा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई है। और ये वाला जो cos थीटा साइन फाई था ये एज इट इज रह गया। किसी को दिक्कत? अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन गई है, x साइन फाई माइनस साइन थीटा प्लस y cos थीटा माइनस cos फाई। अब यहां देखो साइन थीटा cos फाई cos थीटा साइन फाई, साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना। तो साइन ऑफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है कि नहीं? अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है तो a की वैल्यू क्या है, साइन फाई माइनस साइन थीटा, b की वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस cos फाई, c की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ थीटा माइनस फाई। यही है। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, ओरिजिन x1 y1 जो हमारे पास है वो क्या है 0 0, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन में यही था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। यही है आकाश बच्चा, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या डालेंगे, अब देखो होना क्या है, a1 ax1, अब a की वैल्यू जो भी है, x1 तो 0 ही है, b की वैल्यू जो भी है y1 तो 0 ही है ओरिजिन से, प्लस c क्या है हमारे पास, साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। a की वैल्यू और b की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दूंगा और इसका लगा देंगे मॉड, ये डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं, किसी को दिक्कत? एक काम करते हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, d इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, a की वैल्यू बताना क्या है, अभी हमने निकाली है साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई का होल स्क्वायर। अब अगर ये बन गया, देखो एक चीज तो दिख रही है बच्चा, नीचे क्या बनेगा,
साइन थीटा माइनस फाइव, ये सब कुछ मॉड में चल रहा है, पता है ना, ये लगाते रहना। नीचे क्या बनेगा बच्चा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को खोल देंगे तो क्या बना, साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाइव साइन थीटा, है ना, प्लस कॉस थीटा के लिए, इसके लिए भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2 कॉस थीटा, सॉरी माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाइव, ये बना, ऐसे ही बना। अब देखो यहाँ पे जो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2 आया यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ d इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस फाइव होल डिवाइडेड बाय, और ये सब कुछ मॉड में है, भी मॉड लगाते रहना, मैं कहीं छोड़ दूँ तो। नीचे क्या बना, स्क्वायर रूट के अंदर ये अपने पास आ रहा है 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉमन आ गया, तो क्या बन रहा है बच्चे, देखो जब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो हमारे पास आ रहा है साइन थीटा साइन फाइव, है ना, साइन फाइव प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव। किसी को दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ऊपर तो साइन थीटा माइनस फाइव चल ही रहा है एज इट इज, डिनोमिनेटर में बन गया स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं 2 कॉमन ही रख लूं तो 1 माइनस, ये क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला बन गया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब d इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर। एक बात बताओ जरा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा को, 1 माइनस कॉस थीटा किसी का फॉर्मूला है, नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा को मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं कि नहीं, अगर मैं 1, देखो जरा हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं रीअरेंज करूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बना कि नहीं, और यहां अगर अकेला थीटा होता तो यहां थीटा बाई 2 बन जाता, लिख सकता हूं मैं इसे इस फॉर्म में, किसी को दिक्कत, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को यूज कर लेता हूं, यहां पे हमारे पास बना स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर क्या बना 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाय, डन है ये। अब सॉल्व हुआ तो क्या हुआ, साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट से बाहर आ गया और साइन भी अंडर रूट से बाहर आया, तो साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव होल बाय 2। अब एक और काम करते हैं, ऊपर 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दूं, ऊपर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खुलेगा तो क्या खुलेगा, 2 साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, d की वैल्यू आ गई है कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई 2, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक करना आंसर है भी है, अब इसमें गलती निकल जाए स्वाद ही आ जाएगा, हाँ यही आंसर, बिल्कुल ठीक है। इतनी कैलकुलेशन मैंने ठीक कर दी ना ऐसे, हाँ जी। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो अगर अकेला थीटा हो तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, इसीलिए, ठीक है, समझ में आया। थीटा वो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बच्चे 8 क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस एंड दिस। देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस के इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, 3 वर्टेक्स चाहिए। तो एक बात बताओ,
एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, डब्बा बना के वैल्यूज डालते थे, पता है हर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई की निकाल लेंगे, 3 पॉइंट्स निकालते हैं, लाइन बन जाएगी। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए लाइन बन जाएगी। एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0 के लिए क्या बनेगा? एक्स इज इक्वल टू के कोई भी वैल्यू हो, कांस्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू के का मतलब क्या हुआ? पैरेलल टू वाई एक्सिस, बात खत्म। कोई एक रैंडम पॉइंट के मान के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, के की टर्म्स में वर्टेक्स आ जाएंगे। नहीं, देखो जरा बनाते हैं 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या है बच्चे, एक बारी लाइंस पॉइंट्स बोलना। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस के इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइंस है हमारे पास, है ना। अब एक काम करते हैं, पहले y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 जो है इसके लिए ग्राफ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, छोटी छोटी सी वैल्यूज बना लेते हैं। ये सबको पता है बच्चे, ये डब्बे बनाने वाली कहानी है ना, ग्राफ बनाते थे। हाँ हाँ, सीधी बनेगी बिल्कुल। x और y, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हो, y की वैल्यू 0 आ गई है ना। x की वैल्यू अगर जो 1 पुट कर देते हो तो क्या आ रही है? y की वैल्यू भी 1 आ रही है, क्योंकि x इज इक्वल टू y आएगा यहाँ तो सीधा सीधा, है ना। 2 डाल दोगे तो 2 आएगा, ऐसे ही आएगा। लाइन कैसी बनेगी? बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसी बन गई बच्चा। किसी बच्चे को लाइन में दिक्कत तो नहीं है ना। ये हमारे पास क्या आ गई है? x या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 की लाइन। दूसरी लाइन क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया, ऐसा ही हुआ। अगर इसके लिए डब्बा बना के वैल्यूज डालेंगे तो क्या आएगा? x y की वैल्यूज डाल दो बच्चा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 1, ऐसी डलेगी। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 2, इस तरीके से बनेगा। तो देखो, जब पहला तो ओरिजिन तो है ही 0 0 है। अब x की वैल्यू अगर मैंने 2 डाली तो y की वैल्यू क्या डाली? -2, मतलब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2 यहां कहीं, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1 यहां कहीं। तो सेम तरह की लाइन बस क्या बनेगी? नीचे की साइड ऐसे, है ना, ऐसी बन जाएगी। तो ये क्या बनी है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब तीसरी लाइन क्या है हमारे पास? तीसरी लाइन है बच्चा x माइनस के इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू के। अब k मुझे पता नहीं है क्या है। अब सिंस वो ट्रायंगल बनाना है तो ऑब्वियसली इधर तो मैं कहीं नहीं, बन तो इधर भी जाएगा अगर मैं इसे स्ट्रेच करूंगा। तो मेरी मर्जी है, जिधर मर्जी साइड बना सकता हूं, क्योंकि k कांस्टेंट वैल्यू है। मैं मान लेता हूं k यहां कहीं लाई करेगा, मान लेते हैं, है ना। ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? ये k आ गया। तो x इज इक्वल टू k की इक्वेशन बन गई कि नहीं? अब सिंस ये इक्वेशन बनी है, मेरे को क्या चाहिए? एक तो कोऑर्डिनेट आ गया 0 0, वर्टेक्स, है ना, ट्रायंगल का जो हमारा बना, और एक बनाना है ये। इस पे कैसे निकालूं? अगर रेड वाली लाइन के ऊपर x की वैल्यू k सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्योंकि यहां पर देखो ये वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर मैं k सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y की वैल्यू भी k आ जाएगी कि नहीं? तो ये k आ गई, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली यहां पर x की वैल्यू अगर मैं k पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के। तो यहां पर k और माइनस के आ गई कि नहीं? 3 वर्टेक्स आगे कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल लग सकता है। अब अगर कोई बहुत मेहनत ना करना चाहे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो वर्टेक्स तो बनी गया है, मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी तो लगा ही सकता हूं। क्यों? मुझे ये दिख रहा है यहां माइनस प्लस के से माइनस के बीच में है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 2k। इधर वाला प्लस के है, इधर वाला माइनस के है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 2k। एक ट्रायंगल के अंदर बेस कितना आ गया बच्चा? 2k। हाइट कितनी आ रही है? के। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज के स्क्वायर, है ना, स्क्वायर यूनिट। समझ में आई बात? अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि 3x प्लस वाई माइनस 2 px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अगर ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो मतलब इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो बच्चा एक बात बताओ यार, 3x प्लस वाई माइनस 2 और 2x माइनस वाई माइनस 3, इनको तो सॉल्व कर ही सकते हैं।
दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। अगर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, वो एक्स और वाई की वैल्यू यहां डाल दो, हुआ कि नहीं? सिर्फ एक वेरिएबल बच गया पी, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? यस सर। पता चला है क्या करना है? जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिसके अंदर 3x प्लस वाई माइनस टू और 2x माइनस वाई माइनस थ्री, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 10th वाले मेथड है ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। जो x और y के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज आएगी वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। x और y की वैल्यू डाली, सिंगल वेरिएबल p बचा, आंसर निकाल लो। ओके, नेक्स्ट बताओ बच्चा। If three lines whose equation are y is equal to m1x plus c1, देखो बेटा हमारे पास 10th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अपने पास है if three lines whose equations are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, y is equal to m3x plus c3 are concurrent, then show that m times c2 minus c3 m times ये करके जीरो। चलो ये कुछ शो करना है। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट पे जाने वाला, है ना। कोलिनियर होते हैं एक ही लाइन में। कंकरेंट का मतलब एक कॉमन पॉइंट से पास होने वाली लाइंस। यही हुआ कि नहीं? अब अगर एक कॉमन पॉइंट है, मतलब उनका तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है, तो सेम सी मेहनत ना कर ले, इसमें से y की वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दो इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू निकलेगी, उस x से y की वैल्यू निकलेगी। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू m1 c1 m2 c2 की टर्म्स में निकाल लेता हूं, और वो वाली वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर, तो मेरे पास m1 m2 m3 c1 c2 c3 का कोई रिलेशन बनेगा। मेहनत होगी पर शायद यहां तक पहुंच जाएंगे कि नहीं? बात समझ में आई है मैंने क्या कहा है? हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये तीन इक्वेशंस हैं, एक बार मुझे इक्वेशंस बोल दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 10th। देखो इक्वेशन क्या है? y1 इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y2 इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और y3 इज इक्वल टू m3x प्लस c3। अब मैं किन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। एक मिनट, यहां y1 y2 नहीं होता है, y1 y2 नहीं होता बेटा, y ही रहता है ना। तो हमारे पास मैं दो इक्वेशंस को सॉल्व करूं, ये वाली y की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना मेरी मर्जी, जैसे मर्जी कर सकता हूं। मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2। x वाले को इस साइड लाया तो m1 माइनस m2 टाइम्स x इज इक्वल टू c2 माइनस c1। तो x की वैल्यू निकल गई है c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। निकल गई ये वैल्यू। क्लियर है? यही वैल्यू हम किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y आ जाएगा। y इज इक्वल टू m1, x की वैल्यू क्या है? c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 टाइम्स क्या है? m1x प्लस c1। ऐसा है, ब्रैकेट ओपन कर लें। y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस m1 c1, एलसीएम लिया तो क्या बना? c1 m1 माइनस c1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। क्लियर है? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? m1 c1 कट गया, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल गई m1 c2 माइनस c1 m1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। कौन सा बचा? ये लास्ट में, सॉरी, c1 m2। और x की वैल्यू क्या निकली थी? c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये निकली x और y की वैल्यू। अब जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, y m1 c2 माइनस c1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m3, x की जगह पे डाला मैंने c2 माइनस c1 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 प्लस c1। एलसीएम ले सकते हो, m1 माइनस m2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। m1 c2 माइनस c2 m2 ऐसा ही है, इज इक्वल टू m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस
m1c1 माइनस m2c1, ऐसा ही है। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे C3? अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ C3 आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, सॉरी, यहाँ C3 आ गया। पता चला ना, यहाँ C3 आना चाहिए था, y इज इक्वल टू m3x प्लस C3 आना था, तो वहाँ कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा ये C1 आना, सॉरी, भी चेक करते रहो साथ के साथ, ये ठीक है ना। अब क्या करें, रीअरेंज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, जो टू प्रूफ है, जिसको मतलब जो हमें करना है, सॉल्व करना है, शो दैट वाला पार्ट है, उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से, पर वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में है ना। हमारे पास क्या है, m1 m2 और m3, मतलब कॉमन लेना रह गया। तो एक काम करते हैं, सारा कुछ पहले एक साइड ले आते हैं। तो अपना जब सारा कुछ हम एक साइड लेके आए, तो देखो जरा, m1c2 उधर से क्या है, m1c3 माइनस m1c3 माइनस c1m2 माइनस और क्या है, प्लस m2c3 माइनस m3c2 प्लस m3c1 इज इक्वल टू 0। सारी टर्म्स आ गई इधर। क्या कॉमन ले लेते हैं, m1 कॉमन, c2 माइनस c3, यहां पे प्लस m2 कॉमन, c3 माइनस c1 प्लस m3 कॉमन, c1 माइनस c2। देखना जरा, यही है, यही टू प्रूफ था हमारे लिए, तो ये आ गया बच्चा, ठीक है। क्लियर बात है, किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत? बच्चा देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10th के बाद है 11th हो गया 12th वाला। 12th क्वेश्चन में हमारे पास बोला है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x plus 7y minus 3 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 and has equal intercept on the axis। यही है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दो कंडीशन गिवन है, एक कि वो दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, दो लाइंस की इक्वेशन बोलना बेटा, क्या क्या थी, 4x plus 7y is equal to 3, 2x minus 3y is equal to -1। ये दो इक्वेशंस है, और एक वैल्यू, एक कंडीशन क्या दे रखी थी कि जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इट हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट्स को हम a और b से लिखते हैं, तो a और b हमारे पास इक्वल है, यही है ना। तो पहली बात, इनका, इन दो इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकाले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व कर लें। कैसे करूं बताओ, क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, मैं एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं, तुम जो मर्जी यूज कर लेना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -2। अब 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -2, क्या करो, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इनको, 4x कैंसिल आउट, 7 + 6 13y, और इधर कितना आ गया बचा, 3 + 2 5, y की वैल्यू आ गई है 5/13। साथ के साथ कैलकुलेशंस करते रहना, कहीं मिस्टेक होगी तो देख लेंगे। फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2x माइनस 3 टाइम्स 5/13 इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 15/13 इज इक्वल टू -1, 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 15/13। दैट इज एलसीएम लोगे तो कितना आ रहा है बच्चा, 2/13 है ना, x और y ये आ गया। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/13, यही निकला x की वैल्यू 1/13। अब एक बात देखो, ये जो मेरे पास x और y की अजीब सी वैल्यूज आ गई हैं, अब कैलकुलेशन देख लेना कि वो अजीब सी ठीक ही हो। ये वैल्यूज जो आ गई हैं, इसके साथ हमें क्या बोला है कि द लाइन हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। मैं अगर इंटरसेप्ट फॉर्म लिखूं तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये होता है। लेकिन हमें कंडीशन में क्या बोला कि इक्वल इंटरसेप्ट है, तो a और b तो इक्वल है। अगर a और b इक्वल हैं तो मैं b की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और मैं अगर एलसीएम ले लूंगा तो x प्लस y इज इक्वल टू a आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या है, 1/13, y की वैल्यू क्या है, 5/13 इज इक्वल टू a, है ना। कितना निकल गया, 6/13 इज इक्वल टू a, है ना, 6/13। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू, तो आगे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें, x प्लस y इज इक्वल टू 6/13। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई कि नहीं।
आंसर। क्लियर बात है, आंसर चेक कर लो, पता चल गया बच्चा सबको ये किया कैसे हमने। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 13। 13th क्वेश्चन में हमारे पास है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द y इज इक्वल टू mx प्लस c इज y बाय x इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा ओवर 1 माइनस प्लस m tan थीटा। ठीक है, ये क्या बोला गया बेटा, यहाँ पे इन्होंने बोला शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां जो एंगल है वो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0, ठीक है, बट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन। हमें ये नहीं बोला कि थीटा एक्स एक्सिस के साथ है, तो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि इस लाइन के साथ थीटा बना रहा है। अगर इस लाइन के साथ थीटा बना रहा है तो एक बात बताओ बेटा, हमें एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला बनाना आता है, क्या था, tan phi इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, दो वैल्यूज निकलेंगी प्लस माइनस में। तो वहां से अगर मैं एक स्लोप की वैल्यू m को यूज करता हूं, दूसरे स्लोप की वैल्यू m1 मान लेते हैं, तो वहां से वो m1 को मैं tan थीटा की टर्म्स में निकाल सकता हूं कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास क्वेश्चन क्या, आप देखो जरा, क्वेश्चन में बोला है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 में कि हमारे पास जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, और y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ हमारी जो गिवन जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसका स्लोप क्या है इस लाइन का, m, सीधा सीधा अपनी लाइन का लेट द स्लोप ऑफ लाइन भी m1 मान लेते हैं। तो अब अपने पास एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला क्या, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m का मॉड। ऐसा आ गया, किसी को दिक्कत, या मैं इसे प्लस माइनस ऑफ m1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। यहां से m1 की वैल्यू m की टर्म्स में निकाल सकते हैं, निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan थीटा टाइम्स 1 प्लस m1 इंटू m इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m, ऐसा आ गया, tan थीटा प्लस m1 टाइम्स m इज इक्वल टू m1 माइनस m, एक बार प्लस और एक बार माइनस को यूज कर लेते हैं, है ना, प्लस m1 m इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 माइनस m। ठीक बात है, प्लस माइनस को मैंने ब्रेक करके लिख दिया ना, सॉल्व कर लेते हैं। अब m1 वाली टर्म से एक साइड रखेंगे तो क्या आएगा बच्चा, हमारे पास आ रहा है m1 माइनस m1 m इज इक्वल टू tan थीटा प्लस m। मैंने m1 कॉमन लिया तो क्या है, 1 माइनस m इज इक्वल टू tan थीटा प्लस m, और m1 की वैल्यू कितनी निकल गई है, tan थीटा प्लस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m। ठीक बात है, और दूसरे वाले से जो नेगेटिव वाला उससे निकाल के देखो जरा क्या निकल रहा है, tan थीटा प्लस m1 टाइम m इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस m, है ना बच्चा। तो ये क्या निकल रहा है, m1 कॉमन m, समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, m1 m प्लस m1 इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा, m1 लिया कॉमन तो क्या बना, m प्लस 1 इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा। तो हमारे पास m1 की वैल्यू क्या निकल गई, m माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m, लिख सकता हूं ऐसा, कोई दिक्कत। दो केसेस के लिए हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब जिस लाइन का हमने स्लोप निकाला है वो पास कहां से कर रहा है, 0 0 से, 0 0 से। तो एक बात बताओ बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या बोला था, देखो जरा, ब्रैकेट ओपन करो बच्चा,
tan थीटा प्लस m1m tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m। प्लस माइनस के हिसाब से उस साइड आएगा tan थीटा, एक बार मैं प्लस वाला कंसीडर करके कर रहा हूं, एक बार नेगेटिव वाला, तो प्लस tan थीटा प्लस m1 m tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 माइनस m। ऐसा आ गया। अब इधर अगर मैं m1 वाली टर्म्स कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, tan थीटा प्लस m इज इक्वल टू m1 कॉमन, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चा, 1 माइनस m tan थीटा। तो m1 की वैल्यू निकल गई है tan थीटा प्लस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m tan थीटा, ये आ गया। और यहां पे हम इसी तरीके से tan थीटा m1 की वैल्यू निकालेंगे तो m1 प्लस m1m tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1, ऐसे ही बना बचा। तो हमारे पास आ रहा है, वैल्यू निकल रही है m1 कॉमन, तो क्या बना, m tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा। तो m1 की वैल्यू निकलेगी m माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m tan थीटा, यही बना। इसको भी मैं tan थीटा प्लस m प्लस tan थीटा लिख लेता हूं, वो एक तरह से दिखने जैसा लग जाए बस इसलिए। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, हमारे पास स्लोप क्या निकला, m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं, ये बात समझ में आई ना। यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस था, तो प्लस माइनस, यहां पहले माइनस था फिर प्लस था तो माइनस प्लस, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में प्लस माइनस की फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी बच्चा, वो ओरिजिन से पास हो रही थी, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, करो एक बार वैल्यू डाल दी बच्चे, तो क्या आया, y इज इक्वल टू m1 m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय, हाँ जी x माइनस 0, x बन जाएगा m tan थीटा टाइम्स x। तो इस x को मैं अगर उधर डिवाइड कर देता हूं तो y बाय एक्स, देखना जरा, यही था टू प्रूफ, हाँ जी यही था हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है, तो यही था, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर बात है, ठीक है। देखो लंबा जा रहा है, मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ भाई वो लेंदी होता जा रहा है, लेकिन कुछ ट्रिक अलग नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दो तो सीधी सी बात कर रहा है वो, खुद ही पैदल आया वो। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1 and 5,7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहां क्या बोला है, इन दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन इस लाइन को, मतलब ये वाली जो लाइन है उस लाइन को किस रेशियो में बांटती है। बहुत सीधा सा है, मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके इक्वेशन बना लूं और इस इक्वेशन से और उस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकता हूं कि नहीं। हमने क्या बात करी है यहां पे कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, कौन कौन सा, -1,1 और 5,7, ठीक है, इसके बीच में से कोई एक लाइन चली जाती है, लेट अस अज्यूम ऐसे, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक बात बताओ, मैं इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके इक्वेशन बना सकता हूं ना, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके रेड लाइन की इक्वेशन। अगर इक्वेशन बन गई, उस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आगे k रेशियो 1 मान के 10वीं का क्वेश्चन बन गया कि नहीं, तो रेशियो निकल जाएगा। ये हो जाएगा ना बच्चे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अलोंग द लाइन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिस्टेंस निकालना है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन खत्म हो जाता तो सीधा हमारे पास फॉर्मूला है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिस्टेंस निकल जाता। बट इन्होंने बोला अलोंग द लाइन 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब अलोंग द लाइन का मतलब क्या हुआ,
अलोंग द लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहेगा? अगर मैं, हाँ जी, पॉइंट उस लाइन पर है, मतलब समझो जरा, अगर मैं, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 15। इक्वेशन क्या क्या गिवन थी हमें बोलना? 4x plus 7y plus 5 is equal to प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 2x minus 5 is equal to 0. एंड 2x माइनस Y is equal इज इक्वल टू 0। और पॉइंट कौन से गिवन है? to 1 by 2. 1, 1, 2। ये हमारे पास पॉइंट है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन अलोंग दिस लाइन, है ना? अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके देखूं, ठीक है, पहले एक काम करते हैं, ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि अलोंग द लाइन का मतलब क्या बन रहा है। पहले समझना, 4x प्लस 7y प्लस 5 का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, कुछ कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना बेटा क्या क्या है, कोई वैल्यूज डालो जरा, ग्राफ बताना कैसा बन रहा है, कोई पॉइंट्स बताओ। अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? -5/7, है ना? y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो -5/4, है ना? दो ही पॉइंट से कर देते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5/7। लेट अस अज्यूम यहां पर हमारा 1 था, यहां हमारा -1 था, है ना? ऐसे ही, और यहां हमारे पास 1 था, यहां हमारे पास -1 है, कुछ ऐसा। तो इस ग्राफ पे अगर मैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5/7, -5/7 यहां कहीं लाई करेगा, है ना? -5/7 का मतलब यही हुआ ना कि 1 से तो छोटा है, जो भी अप्रोक्स वैल्यू मैंने यहां बना दिया, और -5/4 यहां कहीं लाई करेगा। तो अपनी जो लाइन बनेगी वो इस टाइप से कोई लाइन बन जाएगी, बनेगी किधर? अच्छा सॉरी, -5/4 है, y की वैल्यू नेगेटिव इधर को बनेगी। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो यहां बनेगा, है ना? ये हमारे पास आ गया है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये ठीक बात है। अब दूसरी लाइन हमारे पास कहां है? हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू y। यही बना, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y भी 0 आएगा, है ना? ऐसे ही रहेगा। अगर इसमें x और y में x की वैल्यू 0 डालो, y भी 0, और अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, यही रहेगी। x की वैल्यू, अगर ये पॉइंट यहां से शुरू हुआ, x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 2, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा अपना, है ना? ऐसा कुछ बनेगा। तो हमारे पास जो पॉइंट कौन सा है बेटा? 1, 2, है ना? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहां कहीं, जहां पे भी हमारे पास जाके लेट अस अज्यूम यहां पे कहीं आएगा, ये पॉइंट है। तो अब हमें निकालना क्या है? मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि नहीं? इन्होंने यही बोला था, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अलोंग द लाइन, यही बोला है ना? तो अलोंग द लाइन, तो इसका डिस्टेंस ये वाला बना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला है। तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो एक बात बताओ, ये मेरे पास एक पॉइंट है, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन क्या, वैसे भी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मेरे पास इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, है ना? ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि नहीं? और इस पॉइंट के बीच में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं कि नहीं? किसी को दिक्कत? ये बात समझ में आई है? दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा? सॉल्व कर लूंगा। ये ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ मैंने सिर्फ क्यों समझाया, क्योंकि वो जो अलोंग द लाइन वाला पार्ट है वो मैं विजुअलाइज करा सकूं, समझा सकूं कि क्या है। वरना पेपर में सीधा सा जब अलोंग द लाइन बोला जाए किसी पॉइंट को, तो जिस लाइन और जिस पॉइंट पे है ना, पहले हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है इनको कभी भी देखना, वो जो पॉइंट होगा जिस लाइन के अलोंग होगा वो हमेशा उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ लो, जैसे 1, 2 अगर तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 आएगा ही आएगा। तो उस लाइन के अलोंग हमें निकालना है, तो इन दोनों को सॉल्व करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसमें? कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है 16th क्वेश्चन। देखो 16th क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला गया बच्चा? देखो हमारे पास है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x plus y is equal to 4
may be at a distance of 3 unit from this point. क्या बोला है? Find the direction in which the straight line must be drawn so that through the point, a straight line must be drawn through the point minus 1 comma 2 so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at the distance of 3 unit. क्या करें? क्वेश्चन समझ में आया किसी को? क्या बोला है? डायरेक्शन देखो, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन. एक ऐसी डायरेक्शन बतानी है जिससे कि जो ड्रॉन थ्रू द पॉइंट माइनस 1 कॉमा 2 सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें बोला था कि डिस्टेंस निकालो. यहां बोला है डिस्टेंस गिवन है. हमें क्या बोला है? डिस्टेंस गिवन है, लेकिन हमें फाइंड क्या निकालनी करना है? हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके अलोंग ये डिस्टेंस गिवन है. देखो क्वेश्चन इक्वेशन क्या थी? एक तो x प्लस वाई और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 3 और पॉइंट को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं है माइनस 1 कॉमा 2, हाँ, जिसके थ्रू पास करेगा. अब देखो जैसे रैंडम में एक इक्वेशन बना रहा हूं बेटा, ये हमारे पास क्या बन गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. मान लो ये एक लाइन है और हमें जिसके अलोंग निकालनी है, कोई ऐसे एक लाइन मैंने बना दी और ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास माइनस 1 कॉमा 2 और जो ये डिस्टेंस है हमारे पास ये कितना गिवन है? 3. यही बोले, ये डिस्टेंस अपने पास 3 यूनिट्स गिवन है. तो मैं एक काम करता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं x1 y1 या h और k मान लो, h कॉमा k. तो पहली बात तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट अगर h कॉमा k है, ये इस लाइन को, ब्लैक वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो h प्लस के इज इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन है कि नहीं? दूसरी इक्वेशन हमारे पास कहां आ रही है? अगर मैं h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिखूं तो किसी को दिक्कत? मैंने क्या लगाया? डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, रूट से पीछा छूट गया. तो यहां से क्या बना अपने पास? h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. बना कि नहीं बचा? अब यहां पर h प्लस k इज इक्वल टू 4. दो ही वेरिएबल है, दो ही इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो. h और k की वैल्यू आ जाएगी. अगर h और k की वैल्यू आ गई तो इन 2 पॉइंट्स को यूज करके मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं कि नहीं? अब कर सकता हूं. बात करता हूं, यही बोला. और इन्होंने बोला अगर अलोंग, आंसर देखना जरा, थीटा की टर्म्स में तो नहीं बताना. अगर थीटा की टर्म्स में बताना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डायरेक्शन कैसे बतानी पड़ेगी? इनके बीच में एंगल बिटवीन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे पता चलेगा? फिर जिस टाइम पे हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनाते हुए अगर y इज इक्वल टू समथिंग आ गया तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, x इज इक्वल टू समथिंग आ गया तो पैरेलल टू y एक्सिस है. ये बात समझ में आ गई है? ठीक है. नेक्स्ट कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या है बेटा? देखो जरा, अपने पास है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड्स at the point 1 comma 3 and minus 4 comma 1. Find the equation of the legs, that is perpendicular side of the triangle. क्या बोला गया? Hypotenuse of a right angle triangle has its ends. एक 1 comma 3 पे है और एक minus 4 comma 1 पे है. We have to find out the equation of perpendicular sides, that is base और जो perpendicular है उनके लिए निकालना है. पॉइंट्स क्या है क्वेश्चन नंबर 17 के? कोऑर्डिनेट्स बोलना बेटा एक बार मुझे. क्वेश्चन नंबर 17, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा, तो ये पॉइंट कौन सा गिवन है? 1 कॉमा 3 और माइनस ये है हमारे पास. ठीक है, मान लो ऑब्वियसली उस साइड बनना था ये, अगर मैं ढंग से बना दूं तो थोड़ा सा ऐसा बनना था ये, तो माइनस 4 कॉमा 1 आ गया और 1 कॉमा 3. अब ये गिवन है, हमें इक्वेशन किसके निकालनी है? इस वाले की और इस वाले की, ऐसा. लेकिन ये नहीं पता है कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, इसलिए डायरेक्टली ओरिजिन नहीं मान सकते ये पता. ठीक है ना? क्या करें? क्या करें भाई? अगर मैं इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का नाम a कॉमा b रख लूं, अगर रख लूं, तो एक बात बताओ, इनसे निकलने वाला स्लोप
और इनसे निकलने वाला स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा कि नहीं, पहली तो ये कंडीशन है। और जो डिस्टेंस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। दो वेरिएबल हैं, दो ही कंडीशंस हमें मिल गई, मैं सॉल्व कर सकता हूं। अगर हम सॉल्व करेंगे ए और बी की वैल्यूज आएंगी, अगर आगे 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल दो, किसी को दिक्कत? बात समझ में आई ना क्या करना है? पक्का? डन, ठीक है, कर लोगे? फिर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अपने पास क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन अज्यूमिंग टू बी अ प्लेन मिरर। बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने एग्जांपल किया था, है ना। 3x + 3y = 7 और पॉइंट कौन सा है, 3,8। ये देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 में है, पॉइंट्स बोलना बेटा क्या है, इक्वेशन क्या है। अब 3,8। अब देखो क्या था, अगर मान लो ये हमारी इक्वेशन ऐसे है, लाइन जो है हमारे पास x + 3y = 7 की लाइन ऐसे बनी है और एक पॉइंट आ गया यहाँ पे 3,8। तो सिंस वो मिरर की तरह काम करेगा तो बिल्कुल जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे इसका h और k कोऑर्डिनेट आएगा, है ना। तो इन दोनों को यूज करके मैं ये बीच का मिड पॉइंट निकाल सकता हूं, निकल जाएगा कि नहीं? मिड पॉइंट निकलेगा, क्या निकलेगा, 3 + h/2 और k + 8/2। और ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो उसे सेटिस्फाई करेंगी, बिल्कुल करेंगी, क्योंकि ना ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, है ना। और हमें क्या करना है, और क्या कर सकते हैं, या फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत तो है नहीं हमें, क्यों, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यही बोला, इमेज निकालना है, एच एंड के निकालना है। चलो एक तो पहला तो यही पॉइंट ठीक है हमारे पास। अब मुझे अगर इमेज निकालने तो एक बात देखना, दो वेरिएबल्स हैं, इसमें डालूंगा तो कंडीशन आएगी, सिर्फ इक्वेशन बनेगी। तो एक और इक्वेशन कहां से आएगी, इस इक्वेशन से, जो अगर मैं स्लोप निकाल लूं, मैं कौन से वाली से, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकाल लूं, तो हमारे पास जो इमेज और ऑब्जेक्ट है ये तो एक इसके परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन का स्लोप होगा वो इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो इस लाइन की हेल्प से मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं, इस पॉइंट और स्लोप को यूज करके इक्वेशन बना सकता हूं। अगर इस लाइन की इक्वेशन बन गई उसमें भी h और k सब्स्टिट्यूट कर देना, तो क्या होगा, दो इक्वेशंस, दो ही वेरिएबल, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? समझ में आया? पक्का कर लोगे? ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? बच्चे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 के अंदर देखो, इफ द लाइन्स y = 3x + 1 and 2x = x + 3 are equally inclined to the line y = mx + 4, find the value of m। क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? दो लाइन्स है हमारे पास, 3x + 1 and 2y = x + 3, these are equally inclined to this angle। मतलब अगर मैं tan phi निकालता हूं इस लाइन का और इस लाइन का, और इस लाइन का और इस लाइन का, दोनों के अंदर वैल्यू सेम आनी चाहिए, यही बात है। tan phi का हमें फॉर्मूला आता है, इक्वली इंक्लाइन का मतलब अपने को पता है। अगर मैं वहां से वैल्यूज निकाल के इक्वेट कर दूं तो सिंगल वेरिएबल हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास सिर्फ m वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकल सकती है। और करके देखते हैं, मुझे एक बार इक्वेशन बोलना बच्चा, मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, y is equal to 3x plus 1, y is equal to 3x plus 1, 2y is equal to x plus 3, 2y is equal to x plus 3 and y is equal to mx plus 4. mx plus 4। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है, इक्वेशंस है बेसिकली। इन इक्वेशंस में बोला गया है अपने पास कि पहली इक्वेशन y is equal to 3x plus 1 और y is equal to mx plus 4, ये दोनों के बीच का एंगल निकाल लें, क्योंकि यही बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल सेम है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देते हैं। tan phi का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? पहली बात अगर मुझे इसके और इसके बीच के एंगल की बात करनी है तो मेरे पास दोनों का स्लोप होना चाहिए। इसका स्लोप m1 मान लेते हैं 3, y is equal to mx plus c से कंपेयर किया, इसका स्लोप जो m2 है वो तो m ही है। क्लियर है? तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है tan phi का, क्यों बेटा? ठीक है, tan phi का माइनस तो होना ही नहीं है ना, सीधा सीधा कंपेयर किया, सीधा हो गया। अब एक बात बताओ, tan phi का फॉर्मूला क्या था?
प्लस माइनस या सीधा सीधा मॉड ऑफ क्या निकलेगा, m2 माइनस m1, 3 माइनस m ओवर 1 प्लस m1 m2, बना कि नहीं। और यही चीज अगर मैं इन दो इक्वेशंस के बीच में करूं, इस और इसके बीच में, तो इस केस में हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 3/2 निकलेगा कि नहीं, है ना। तो अपने पास स्लोप की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहां पे m की वैल्यू 1/2 निकल जाएगी और m2 की वैल्यू m। हाँ जी बेटा, वो उस केस के लिए लिया था ना, उस इक्वेशन के लिए। इस वाले दो के केस में अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं तो 1/2 नहीं निकलेगी। दोनों आपने M1 अरे m1 तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूं बेटा। रेड वाले के केस में मैंने m1 नाम रख लिया जिसकी वैल्यू 3 थी। यहाँ पे ब्लू वाले केस को ही अलग ले रहा हूं मैं, नाम रख लो, तुम्हें m3 रखना है m4 रखना है वो तो रख लेना। मैं इसलिए m1 रख रहा हूं क्योंकि तुम फॉर्मूला में वैल्यू डालते हुए कंफ्यूज ना हो। क्लियर है। अगर मैं अब क्या बात कर रहा हूं, मैं इन दो इक्वेशंस की रेफरेंस में जब बात कर रहा हूं तो अपने पास tan की वैल्यू क्या आएगी, tan phi इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा फॉर्मूला, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, है ना, 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 इंटू m। आएगा कि नहीं, क्लियर है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या निकला हमारे पास, 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस m, ऐसा ही निकला, है ना। 1/2 जो हमारे पास 2 एलसीएम आया था कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर ये जो दोनों फाई हैं, क्या बोला था क्वेश्चन में कि बोथ लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, tan फाई की वैल्यू सेम रहेगी, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस m। इसके अंदर मैक्स टू मैक्स हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस माइनस और ले लें क्योंकि मॉड खोल रहे हैं। एक बार प्लस की वैल्यू के साथ इक्वेट कर देते हैं, एक बार माइनस की वैल्यू के साथ इक्वेट कर देते हैं। बेटा दोनों साइड नहीं ना, एक ही साइड मैनेज कर देगा उसे। अगर मैं दोनों साइड प्लस प्लस ले रहा हूं, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ मॉड को प्लस माइनस लेने का। इसलिए एक ही साइड मॉड के प्लस माइनस ले लेते हैं। क्लियर है ये। तो सॉल्व मैं सिर्फ प्लस लेके कर रहा हूं, माइनस लेके भी सॉल्व कर ही सकते हो। अब सिंगल वेरिएबल है, सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m is equal to 1 minus 2m divided by 2 plus m। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लोगे। वन प्लस 3m टाइम्स 1 माइनस 2। बच्चे सॉल्व कर लोगे इसे, अब आगे तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लेना। अगर आंसर नहीं आता है तो बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दो बच्चा, क्या है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल p x y फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10, शो दैट p मस्ट मूव ऑन अ लाइन। क्या बोला गया यहां पे, अगर बोला गया है द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस वेरिएबल फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10, शो दैट p मस्ट मूव ऑन अ लाइन। क्या बोला, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20th। अपने को क्या बोला बेटा, कोई पॉइंट है P, मान लो कोई दो लाइंस है ऐसे रैंडम कहीं पे, और जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइन से, मान लो एक का यहां निकलेगा, एक का परपेंडिकुलर, मान लो इस तरीके से बना देता हूं, यहां निकलेगा। तो ये जो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर निकल रहा है, इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा A और B, ये हमेशा क्या रहेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये बोला है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज ऑलवेज 10, कुछ इस तरीके से बोला है। और वो पॉइंट कहीं भी लेंगे, x और y की वैल्यू जो मर्जी लेंगे, तो प्रूव करो कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट आएगा P, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा। ये कंडीशन है। क्वेश्चन समझ में आया किसी को थोड़ा बहुत भी, कि अगर मैं इस पॉइंट को कहीं भी मूव करूं, मान लो मैं इस पॉइंट को यहां ले आता हूं, रेंडम पॉइंट कहीं मैंने यहां मूव कर दिया, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं यहां आएगा, मान लेते हैं ऐसे करके, आएगा कि नहीं। तो इस केस में a और b ये आ गया, तो अभी भी a प्लस बी हमेशा क्या आना चाहिए, 10। तो इन्होंने बोला कि ये जो मूवमेंट है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए हमेशा।
इस पॉइंट को मैं कहीं पे भी लेके जाता रहूं, ए और बी का सम हमेशा 10 आना चाहिए। अब क्या करें, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन पे दिखाना है तो ये अगर एक्स और वाई के बीच में एक लीनियर इक्वेशन मैं बना दूं, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना दूं, तो वो स्ट्रेट लाइन प्रूव नहीं हो जाएगा। अगर मुझे ये शो करना है कि ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर है तो एक्स और वाई का एक लीनियर रिलेशन, सीधा सीधा रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो और वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपनी सीधी एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगी कि नहीं, है ना, उसी को रिप्रेजेंट करती है लाइन। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ए और बी जो हमारे पास मैंने अज्यूम करी है, ए और बी जो डिस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यूज को यूज करते हैं, प्लस करके 10 के इक्वल इक्वेट करते हैं, देखते हैं सीधा सीधा रिलेशन निकलेगा कि नहीं। जैसे इक्वेशन क्या थी बच्चे, बोलना एक मिनट, लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू -7, और पॉइंट क्या है एक्स वाई। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन, अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्या था, d इज इक्वल टू, याद है ना, x1a प्लस y1b प्लस c होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही था फॉर्मूला अपने पास। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालता हूं तो हमारे पास a क्या निकलेगा, x1 तो x है सीधा सीधा, a क्या है बचा 1, y1 है y और b क्या है 1, और c1 की वैल्यू क्या आएगी -5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, बेटा वो जो +5 है उस साइड जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो -5। ऐसे ही जो b की वैल्यू निकालोगे, b कितना निकल रहा है, b की वैल्यू निकालो, ये मॉड के अंदर रहेगा अपना, b की वैल्यू में क्या रहेगा बच्चा, x इंटू 3 प्लस y टाइम्स -2 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा ही आएगा, है ना। और हमें क्या बोला है कि a प्लस बी हमेशा किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, इट इज इक्वल टू 10। ऐसा कुछ आ गया, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। वैसे तो साफ दिख ही रहा है कि इसके अंदर किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक तो बन ही नहीं सकता। अगर मैं एलसीएम भी ले लूंगा तो क्या आएगा, रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस 5 रूट 13 प्लस 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y प्लस 7 रूट 2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 26, है ना। 13 और रूट 2 का जो एलसीएम आएगा रूट 26 आएगा, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से अगर मैं x वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लूं तो क्या आ रहा है बच्चे, रूट 3 प्लस 3 रूट 2, और y वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लूं तो रूट 3 रूट 2 नहीं आएगा, कहां पे, अच्छा यहां पे, सॉरी, हाँ रूट 13, ठीक है। और y के लिए हमने जब कॉमन लिया क्या आया, स्क्वायर रूट 13 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स स्क्वायर रूट 26 माइनस 7 रूट 2 प्लस 5 रूट 13, ऐसा आ गया, आया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये a है, ये b है, ये c है, सीधा सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई कि नहीं। कैलकुलेशंस वगैरह क्रॉस चेक कर सकते हो, अपने आप देख लेना कहीं गड़बड़ हुई होगी तो, लेकिन सीधा दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन बन रही है, हेंस दैट पॉइंट लाइज ऑन दिस इक्वेशन। सीधी बात है, क्लियर है। इसके बाद कौन सा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। अब देखो बेटा क्या बोला कि एक ऐसा पॉइंट जो कि इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंट है, तो एक पॉइंट मान लेते हैं कोई भी एच एंड के, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं मैं सीधा सीधा, इक्विडिस्टेंस है तो d1 और d2 इक्वल रहेंगे कि नहीं। तो एक बार d1 निकाल दो, एक बार d2 निकाल दो और इक्वेट कर देते हैं। सिंगल वेरिएबल हमारे पास h और k आ रहा है, इक्विडिस्टेंट है, सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस पे कोई इक्विडिस्टेंट पॉइंट तो इनफिनिट नहीं होना। क्यों इनफाइनाइट होना चाहिए? इक्विडिस्टेंट पॉइंट है तो कोई बोला है ना, इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में? ये थोड़ी बोला कि हर पॉइंट को निकालो, इन्होंने बोला दो पैरेलल लाइंस है। और ये हमेशा ऐसा ही क्यों होगा? जैसे तुम बोल रहे हो कि भाई दो पैरेलल लाइन ऐसे हैं, उनसे इक्विडिस्टेंट पॉइंट कहाँ होगा? बीच में लाई कर रहा होगा कहीं पे, सेंटर पे बिल्कुल, इधर और इधर तभी इक्वल रह सकते हैं, है ना। इक्विडिस्टेंट कब हो सकता है? जब इनका बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, रहेगा कि नहीं? तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को एच और के मान लूं और एच और के का दोनों से डिस्टेंस निकाल देता हूं और इक्वेट कर देता हूं। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास क्या है? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं। अपने पास क्या गिवन है बेटा? दो लाइंस हैं। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे दो पैरेलल लाइंस है और हमें एक पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो हमेशा इक्विडिस्टेंट है, तो ये जो लाइन रहेगी इन दोनों के पैरेलल ही रहेगी, तभी बीचों बीच जाएगी। तो हम इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं एच और के, और इसका डिस्टेंस d1 और d2 मान लेते हैं। सिंस ये इक्विडिस्टेंट है तो क्या रहेगा? d1 और d2 इक्वल रहेंगे। ये वैल्यूज मान के सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो अपने पास हम क्या करा, हमने दो पैरेलल लाइंस ये मान ली, ये अपने पास दो पैरेलल लाइंस मान ली, और एच और के उस बीच वाले पॉइंट है, मतलब जो उस लाइन पर वो पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है हमारे पास। इसका डिस्टेंस का नाम आ गया d1, इसका नाम आ गया d2, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें सीधा सीधा। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास क्या था बच्चा? देखो अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो 9h प्लस 6k माइनस 7 ओवर 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एंड यहाँ पे 3h प्लस 2k ओवर प्लस 6 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसके साथ क्या आएगा? यहाँ पर प्लस माइनस में ये वैल्यू खुलेगी क्योंकि मॉड होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9h प्लस 6k माइनस 7 डिवाइडेड बाई ये कितना आ रहा है बच्चा? 3 रूट 17 13 3 रूट 13, और यहां आ रहा है प्लस माइनस 3h प्लस 2k प्लस 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। देखो अगर मैं प्लस वैल्यू लूंगा, प्लस लेंगे तो क्या आ रहा है? 3 3 9, 3 2 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो उससे तो आंसर आना नहीं है। तो नेगेटिव वाली वैल्यू से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3h प्लस 2k प्लस 6, ठीक है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ये गलत आ रहा है। हाँ जी, इंटू 3, ये ठीक है। सॉल्व करो। 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 9h माइनस 6k माइनस 18। कितना आ गया ये? 18h प्लस 12k, और इधर आके ये कितना बन गया? माइनस 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बचा? 22nd। 22nd, a ray of light passing through the point 1, 2 reflects on the x-axis at a point A and reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinate of A. क्या बोला गया बेटा कि एक लाइट है एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर हमारे पास, और वो किस पॉइंट से आ रही थी? क्वेश्चन नंबर 22, ये मान लेते हैं ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आ गया। वो पहले कहां से आ रही थी बच्चा? किस पॉइंट से था? 1, 2, और बाउंस बैक करके कहां चली गई? 5, 3। ऐसा कुछ है। A ray of light passing through point 1, 2 reflects on the x-axis at a point A and reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A. अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चा कि एक पॉइंट है A, ये अपने पास पॉइंट है A, और 1, 2 से लाइट आई, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करी और बाउंस बैक करके 5, 3 से पास हुई है। एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट x और 0 मान लो, y की वैल्यू 0 रहेगी। अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। अगर यहां पर ये एंगल्स हमारे पास सेम है, मैं इनका नाम रख लेता हूं, मान लो ये फाई है तो ये वाला भी फाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, जो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया ये क्या होगा? 90 डिग्री पे है ना। 90 डिग्री पे है अगर, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 90। तो ये फाई माइनस 90 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहां पे भी तो 90 माइनस फाई आएगा, तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए कि नहीं?
अगर ये फाई और फाई है तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, थीटा थीटा। किसी को इसमें परेशानी? ये ठीक है। इनका एक काम करते हैं, नाम रख लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास रख लेते हैं बी, ये पॉइंट नाम रख लेते हैं सी, और बीच नीचे वाला पॉइंट हमारे पास ए है। डन। अब एक बात बताओ, अगर मैं स्लोप निकालूं दोनों लाइंस का, मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे ये चाहिए एक्स और जीरो की वैल्यू चाहिए, मैं इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप निकाल लूं और ये पॉइंट निकाल लूं, मतलब इस पॉइंट को यूज कर लो, मान लो मैं एच और जीरो लगा लेता हूं, या कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं, एच और जीरो रख लो। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगा तो ये कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। तो मैं इसकी और उसकी इक्वेशन निकाल रहा हूं। अब इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को चाहिए स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या होती है बेटा? tan थीटा, है ना। स्लोप हमारे पास क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं? इसको अगर मैं यूज करूं तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगा। मैं AC के लिए जो स्लोप ऑफ AC निकालेंगे क्या आएगा? y2 माइनस y1, है ना। ये किसके इक्वल आएगा? tan थीटा। तो tan थीटा इधर को, एंगल हमारा थीटा रहा है, tan थीटा किसकी वैल्यू आई बचे? y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 ओवर 5 माइनस h। आया कि नहीं? तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस h। कोई परेशानी? बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी वाली लाइन के लिए एंगल कितना आ रहा है जरा देखो। दूसरी वाली के लिए जो ये वाला एंगल है, इस एंगल को मैं पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं, है ना। जो एंगल ये वाला पूरा एंगल बनाया है, 180 माइनस थीटा लिख दूं तो यही एंगल बनेगा। तो हमारे पास जो स्लोप निकलेगा किसका? स्लोप ऑफ ए बी क्या निकलेगा? tan ऑफ 180 माइनस थीटा, है ना। और tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। ये किसके इक्वल आएगा? y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस h। आएगा कि नहीं? ये रहेगा। इसको माइनस क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस tan थीटा, क्योंकि tan ऑफ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू माइनस होती है। तो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस h। या tan थीटा की वैल्यू क्या निकली बच्चा? 2 डिवाइडेड बाय h माइनस 1। अब एक बात बताओ, ये भी tan थीटा की वैल्यू है, ये भी tan थीटा की वैल्यू है, इक्वेट कर दूं मैं? किसी को दिक्कत इसमें? इक्वेट कर लेते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास? 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस h इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय h माइनस 1। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3h, h माइनस 1 बेटा वो नेगेटिव मैनेज किया था, माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2h। कितना बना? 5h इज इक्वल टू 13, h इज इक्वल टू 13 बाय 5। आंसर आ गया। क्लियर है? एक ही कोऑर्डिनेट आ गया, इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डन है। इसके बाद हमारे पास बचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो अपने पास क्या है बचा? प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस टू द लाइन दिस इज बी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन दिखने में ज्यादा गंदा है क्वेश्चन में, लेकिन कोई स्टेप कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप क्यों नहीं? देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है ये और ये, और हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है। हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है? cos थीटा बाय a, y का कोफिशिएंट क्या है? sin थीटा बाय b, c की वैल्यू क्या है? -1, है कि नहीं? a b और c है, x1 y1 x2 y2 दोनों हैं हमारे पास। तो मुझे करना क्या है यहाँ पे? इनके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इस पॉइंट को यूज करके इस इक्वेशन के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, इस पॉइंट को यूज करके इस इक्वेशन के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे, अपने आप बी स्क्वायर तक पहुंच जाएगा। तो इसमें कोई स्टेप ऐसी नहीं है जो ट्रिकी थी या कॉम्प्लिकेटेड थी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर फिर भी कंसेप्ट था। इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि हमें प्रूफ करना है वो बी स्क्वायर तक के इक्वल है। तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत लगेगी लेकिन आंसर तक आराम से पहुंच जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द जंक्शन, जंक्शन पता है क्या होता है? जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है of two straight path represented by this equation and this equation, wants to reach the path whose equation is this in the least time। क्या बोला गया? दो इक्वेशंस है हमारे पास, 2x माइनस 3y प्लस 4 और 3x प्लस 4y माइनस 5। एक पर्सन इनके जंक्शन पे खड़ा है, इनको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा कि नहीं? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा तो मेरे पास x और y की वैल्यू के साथ वो कोऑर्डिनेट्स के साथ पॉइंट मिल जाएगा। ये बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि हमारे पास ये जो दो पॉइंट है
ये पॉइंट आ जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर इन्होंने बोला है कोई एक थर्ड लाइन है और एक पर्सन को यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाना है, मतलब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। तो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को आता है कि नहीं? पॉइंट हमने निकाल लिया इंटरसेक्शन से, इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। कौन सी इक्वेशन है यहाँ पे? 6x - 7y + 8, इससे लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। पॉइंट इंटरसेक्टिंग था, इक्वेशन हमें गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा कि नहीं? बात समझ में आई है? पक्का निकाल लोगे, कर लोगे ना पक्का? इसी के साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। फिर भी किसी का डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना।